हेलो फ्रेंड्स, पोल पाथ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज फिर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मैं उपस्थित हुई हूं। बिल्कुल नए क्वेश्चंस हैं और ये एक वीडियो जो प्रैक्टिस के लिए मैं डेली अपलोड करती हूं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे प्रैक्टिस के नए नए क्वेश्चन लाती रहती हूं। और यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य के सैद्धांतिक समर्थन से संबद्ध निम्नलिखित में से कौन सा एक सही संयोजन है। तो ये जो आपको ये इधर विचारक के नाम हैं और इधर बुक्स हैं, ये पुस्तकें हैं। तो आपको इसमें करना है कि कौन सा सही ऑप्शन है कि जिसमें कल्याणकारी राज्य के सैद्धांतिक समर्थन से संबंधित है, कौन सा ये जोड़ा पेयर। तो जॉन लॉक है तथा उनकी बुक ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में उन्होंने ऐसा समर्थन दिया है, या जे.एस. मिल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में किया है। ऑप्शन नंबर सी है एफ एंजल्स, एफ होगा यहाँ पर, एफ एंजल्स सोशलिज्म यूरोपियन एंड साइंटिफिक में दिया है, या एल.टी. हॉब हाउस ने लिबरलिज्म में दिया है। तो ये आपके सामने जो जोड़े हैं इनको बताना है कि कौन सा एक संयोजन सही है जिसमें कि जो लोक कल्याणकारी राज्य के सैद्धांतिक समर्थन से संबंधित है जो जोड़ा। तो जो आपका ये डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। एल.टी. हॉब हाउस लिबरलिज्म, जो ये एल.टी. हॉब हाउस द्वारा रचित पुस्तक है लिबरलिज्म, इसी में क्या है कि कल्याणकारी राज्य का सैद्धांतिक समर्थन किया गया है। हॉब हाउस कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी पसंद के अनुसार जीने का अधिकार हो ताकि वह अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम संभव विकास कर सके। ये इनका कथन है कि एक बार फिर सुन लें, व्यक्ति को अपनी पसंद के अनुसार जीने का अधिकार हो ताकि वह अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम संभव विकास कर सके, ऐसा जो है हॉब हाउस मानते हैं। जो उदारवादी हैं, उदारवादी का यह विश्वास है कि समाज सहज रूप से व्यक्तित्व की इस आत्मनिर्देशक शक्ति पर स्थापित हो सकता है। केवल इसी नींव पर वास्तविक समाज का निर्माण हो सकता है तथा इस प्रकार स्थापित होने पर इसकी नींव इतनी गहरी, इतनी विस्तृत होती है कि इसके भवन के आकार पर कोई सीमा नहीं लगाई जा सकती है। तो हॉब हाउस का कहना है कि व्यक्ति को जो है अपने पसंद के अनुसार जीने का अधिकार होना चाहिए ताकि उसके व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास हो सके। तो जो कल्याणकारी राज्य का सैद्धांतिक समर्थन है इसी बुक में दिया गया है, एल.टी. हॉब हाउस की लिबरलिज्म में दिया गया है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सामान्यतः कल्याणकारी राज्य निम्नलिखित में से किन प्रावधानों पर केंद्रित है। ऑप्शन ए राज्य का धर्म, शिक्षा तथा स्वास्थ्य से अलगाव। ऑप्शन बी नियोजन आधारित संरचना और शिक्षा। ऑप्शन सी अल्पसंख्यक अधिकार नियोजन और शिक्षा। ऑप्शन डी शिक्षा, नियोजन और स्वास्थ्य। तो सामान्यतः क्या होता है कि जो कल्याणकारी राज्य है वो शिक्षा, नियोजन और स्वास्थ्य पर केंद्रित रहता है। ये जो तीन प्रावधान हैं, शिक्षा, नियोजन और स्वास्थ्य, इन तीन प्रावधानों पर केंद्रित रहता है। लेकिन जो डेविड मार्स इन्होंने क्या है, अपनी बुक द वेलफेयर स्टेट, ये इनकी बुक है। इसमें इन्होंने क्या किया है कि जो राज्य का कल्याणकारी राज्य है इसका अधिक विस्तृत रूप दिया है। इन्होंने क्या बोला है कि सबको मतलब रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार सबके पास होना चाहिए, आय का साधन सबके पास होना चाहिए, आय का स्रोत होना चाहिए, और शिक्षा का अधिकार। और यदि किसी को दैहिक या मानसिक दृष्टि से अशक्त है कोई व्यक्ति समाज में, तो उसे संरक्षण का अधिकार और सामुदायिक आश्रय प्राप्त हो।
तो उसे क्या है, एक तो उसको जो आसक्त व्यक्ति होते हैं दैहिक या मानसिक, तो संरक्षण का अधिकार, संरक्षण यानी संरक्षण का अधिकार और सामुदायिक क्या होना चाहिए, संरक्षण, इनको आश्रय, सामुदायिक आश्रय प्राप्त होना चाहिए, आश्रय इनको प्राप्त होना चाहिए। ये जो है इतनी चीज़ें इन्होंने किसने दिया है, ये जो हमारे डेविड मार्स हैं, इन्होंने ये चीज़ें दी हैं कि वैसे सामान्यतः यही 3 चीज़ें आती हैं हमारे कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत, शिक्षा, नियोजन एवं स्वास्थ्य। लेकिन इन्होंने रोजगार बोला है कि रोजगार भी होना चाहिए, आय का निश्चित साधन, निश्चित स्रोत बना रहना चाहिए, आय मतलब आती रहनी चाहिए, शिक्षा का अधिकार भी मांगा है, संरक्षण का अधिकार भी मांगा है। कौन सा, जो दैहिक या मानसिक, दैहिक और मानसिक, जो दैहिक या मानसिक रूप से अशक्त लोग हैं, यानी कि जिसमें कुछ विकलांगता है, कुछ कमी है, तो उनको संरक्षण का अधिकार प्राप्त होना चाहिए और सामुदायिक आश्रय भी उनको प्राप्त होना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन दूसरा था और इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ए, एन मैकियावली तथा एफ हीगल के लिए राज्य बल पर आधारित है, राज्य बल पर आधारित संस्था है। जबकि अब बी ऑप्शन है हमारा, जो जे.एस. मिल एवं टी.एच. ग्रीन के लिए सहमति राज्य का आधार है। और सी ऑप्शन है, मार्क्स के अनुसार राज्य वर्ग शोषण का साधन है। डी, गांधी दर्शन के अनुसार धार्मिक वर्ग को अपने, धार्मिक नहीं अनुसार धनिक होगा यहाँ पर, धनिक, यहाँ देख लेते हैं, धनिक जो धनाढ़ होते हैं। तो गांधी दर्शन के अनुसार धनिक वर्ग को अपने संसाधनों को सार्वजनिक हित के उपयोग में लगाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। तो इसमें जो है, इसमें आपका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये गलत ऑप्शन है, तो यही आपका आंसर होना चाहिए, ये ऑप्शन बी, कि मिल एवं टी.एच. ग्रीन के लिए सहमति राज्य का आधार है। क्या है इसमें, जो राज्य का सहमत राज्य का आधार है, ये किसके अनुसार था? ये था जो हमारे लॉक महोदय हैं, लॉक ऐसा मानते हैं, लॉक मानते हैं कि सहमति जो है, सहमति राज्य का आधार है। लेकिन जो हमारे ये मिल महोदय हैं, ये जे.एस. मिल, ये मानते हैं कि राज्य स्वार्थ का नहीं, मानव इच्छा का परिणाम है, मानव इच्छा का परिणाम है, स्वार्थ का परिणाम नहीं है, और वह राज्य के सकारात्मक पहलू पर प्रकाश डालता है। मिल जो हैं ये मानते हैं कि व्यक्ति के विकास की कुछ स्थितियों में राज्य का हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। और ग्रीन ने क्या किया है, ग्रीन ने राज्य को नैतिक आधार प्रदान किया है। उसने कहा है कि राज्य स्वयं नैतिक आदर्श नहीं है, बल्कि नैतिक जीवन के लिए, जीवन के विकास के, जो नैतिक व्यक्तियों के नैतिक जीवन के विकास के लिए ये आवश्यक शर्त है राज्य। तो जो इन्होंने मिल हैं हमारे, इन्होंने क्या माना है, इन्होंने क्या बोला है कि मानव इच्छा का परिणाम है, मानव इच्छा का परिणाम मानते हैं, परिणाम मानते हैं इसको। तो और जो है दूसरे हैं इसमें टी.एच. ग्रीन, तो इन्होंने क्या बोला है कि नैतिक विकास के लिए आवश्यक है, नैतिक विकास के लिए आवश्यक है राज्य, तो उसका साधन है, आवश्यक है, ऐसा माना। तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है सहमति राज्य का आधार, इन दोनों से मैच नहीं कर रहा। ना मिल का है कि मानव इच्छा का परिणाम है, टी.एच. ग्रीन है कि नैतिक विकास का साधन है, तो और ये गलत हो गया। जबकि ये सहमति राज्य का आधार है, ये लॉक के अनुसार होना चाहिए। तो आपका बी ऑप्शन गलत है, और वो गलत ही आपके क्वेश्चन में गलत ही पूछ रहा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आधुनिक व्यक्तिवाद स्वतंत्रता की मांग करता है। इसके किसकी स्वतंत्रता की मांग करता है? समूह के लिए, बी ऑप्शन है व्यक्ति के लिए, ऑप्शन सी है जनता के लिए, ऑप्शन डी है श्रमिक वर्गों के लिए। तो जो हमारा ये आधुनिक व्यक्तिवाद के पहले क्या था? क्लासिकल या शास्त्रीय व्यक्तिवाद,
शास्त्रीय व्यक्तिवाद, ये था। और इसकी क्या मांग थी? इसकी मुख्य मांग क्या थी? व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा। ये क्या चाहता था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा। लेकिन क्या हुआ, बाद में इसकी जो है बहुत आलोचना की जाने लगी। और फिर क्या हुआ कि जो ये हमारा ये आधुनिक व्यक्तिवाद आया, इसमें क्या हुआ, तो जब ये आधुनिक व्यक्तिवाद आता है तो इसने क्या किया कि समूह की स्वतंत्रता यानी कि सामूहिक स्वतंत्रता की ये मांग करता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि ये आधुनिक व्यक्तिवाद सामूहिक स्वतंत्रता की मांग करता है। और जो आधुनिक व्यक्तिवादियों में कौन कौन आते हैं, ये आ जाते हैं आपके डेविड ईस्टन और जॉन रॉल्स, जिन्होंने 20वीं शताब्दी में न्याय के क्षेत्र में क्या है उसको सिद्धांत दिया था, न्याय का सिद्धांत दिया था। सामाजिक समझौते का जो है न्याय के क्षेत्र में सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था जॉन रॉल्स ने। तो ये भी कौन है? आधुनिक व्यक्तिवादी हैं। और जो ये है आ जाते हैं, और इन्होंने क्या किया, समूह को अपने अध्ययन का, जो ये आधुनिक व्यक्तिवादी हैं, ये एक किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि व्यक्तियों के समूह को अपने अध्ययन का केंद्र बनाया समूह को। तो ये जो डेविड ईस्टन, जॉन रॉल्स, ये आधुनिक व्यक्तिवाद के जो है समर्थक हैं। और आधुनिक व्यक्तिवाद क्या करता है? समूह की सामूहिक स्वतंत्रता की मांग करता है, यानी समूह के लिए स्वतंत्रता की मांग करता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा, समूह के लिए आधुनिक स्वतंत्रता। आधुनिक व्यक्तिवाद किसकी मांग करता है? स्वतंत्रता की। आधुनिक व्यक्तिवाद स्वतंत्रता की मांग करता है किस प्रकार की? तो समूह के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मार्क्सवाद और फासीवाद एक मत है। ये पूछ रहा है कि मार्क्सवाद और फासीवाद जो है एक मत है, किस दिशा में, किस दशा में या किस आधार पर ये दोनों एक मत रखते हैं। तो ऑप्शन आपको दिए हैं कि राज्य की प्रकृति के विषय में एक मत रखते हैं दोनों, या ऑप्शन बी राज्य की भूमिका के विषय में एक मत रखते हैं, ऑप्शन सी युद्धों की उपयोगिता के विषय में एक मत रखते हैं, या ऑप्शन डी सरकारों के अधिनायकवादी लक्षण के विषय में ये एक मत रखते हैं। तो ये जो मार्क्सवाद और फासीवाद है, दोनों ही सरकार क्या करते हैं? अधिनायकवादी लक्षण पर एक मत हैं। जहाँ ये मार्क्सवादी राज्य का प्रयोग पूंजीवादी लक्षणों को पूरी तरह मिटाने और समाज के हित में उत्पादन के सारे संसाधनों पर पूरी तरह से नियंत्रण के पक्षधर हैं, वहीं फासीवाद राज्य के समक्ष सभी को तुच्छ मानते हैं और सरकार के अधिनायकवादी लक्षण का समर्थन करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो जो ये ऑप्शन डी है ये आपका सही हो जाएगा, जो सरकारों के अधिनायकवादी लक्षण के विषय में ये जो है दोनों एक मत हैं, मार्क्सवाद और फासीवाद। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? राजनीतिक दर्शन के रूप में समाजवाद विरोधी नहीं है। जो अगर हम समाजवाद को देखें कि राजनीतिक दर्शन के रूप में ये किसका विरोधी नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए है पूंजीवाद का विरोधी नहीं है, सामंतवाद का विरोधी नहीं है, ऑप्शन सी सामाजिक अभियांत्रिकी का विरोधी नहीं है, और ऑप्शन डी प्रतिद्वंदिता का विरोधी नहीं है। तो इसमें आपका ये जो ऑप्शन सी है ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सामाजिक अभियांत्रिकी का विरोधी नहीं है। जो समाजवाद है ये सामाजिक अभियांत्रिकी का विरोधी नहीं है। समाजवाद क्या है कि समाजवाद समाज में वर्गों का विरोधी है। मार्क्स सर्वहारा की क्रांति के बाद पूंजीपति वर्ग के नाश का समर्थन करते हैं। जो मार्क्स हैं वो पूंजीपति वर्ग के नाश का समर्थन करते हैं। मार्क्स और उनके अनुयायी माओ मानते हैं कि समाज में वर्गों के बीच भेद होते हैं पर इसे मिटाया जा सकता है। मध्यम तथा छोटे पूंजीपतियों को सर्वहारा वर्ग में मिलाया जा सकता है। लेनिन तो यहाँ तक मानते हैं कि श्रमिक दल के लिए धन श्रमिक समर्थक पूंजीपतियों से लेने तक की बात करते हैं। वो कहते हैं कि श्रमिक दल के लिए जो है धन अगर लेना पड़े, धन की ज़रूरत हो, तो जो श्रमिक समर्थक पूंजीपति हैं उनसे धन
वो ले लेना चाहिए, लेनिन यहाँ तक बोलते हैं। तो इस बात से ये स्पष्ट हो जाता है कि समाजवाद सामाजिक अभियांत्रिकी में विश्वास कर अपनी मजबूती का समर्थन करता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा कि राजनीतिक दर्शन के रूप में समाजवाद किसका विरोधी नहीं है, तो सामाजिक अभियांत्रिकी का विरोधी ये नहीं है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है। फेबियन समाजवादी मानते हैं कि क्या है। ऑप्शन ए धीमापन अवश्यंभावी है। ऑप्शन बी सामाजिक यथास्थिति के लिए अहिंसा आवश्यक है। ऑप्शन सी क्रांतिकारी सुधार होने चाहिए। और ऑप्शन डी उपभोग न्यूनतम होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो फेबियन समाजवादी क्या मानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फेबियनवाद को, जो फेबियनवाद है, फेबियनवाद इसको क्या बोलते हैं ब्रिटिश समाजवादी संस्करण भी कहा जाता है, संस्करण बोलते हैं। और ये जो है, जो फेबियन समाजवादी जो सोसाइटी है, फेबियन समाजवाद है, ये क्या लक्ष्यों को कैसे जो इनके लक्ष्य हैं वो प्रजातांत्रिक जो है तरीके से पाना चाहते हैं। ये प्रजातांत्रिक तरीके से लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। और जो फेबियनवाद है क्रमिक सुधार का समर्थक है। यह सारी समस्याओं की जड़ किसे मानता है कि जो असमान वितरण होता है समाज में, उसको पूरी समस्याओं का जड़ मानता है। और इसका मत है कि संसदीय चुनावों में तथा सुधारों के द्वारा जो है श्रमिकों एवं कृषकों का कल्याण किया जाना चाहिए। और जो प्रमुख फेबियनवादी विचारक हैं बर्नस्टीन है। कौन है? बर्नस्टीन, लास्की और कौन है? जॉर्ज ओलिवर। जॉर्ज ओलिवर और कौन है आपके? सिडनी वेब। ये आपके जो हैं इसके समर्थक हैं। जो ये फेबियन समाजवादी हैं इनके समर्थक विचारक हैं ये हैं जॉर्ज ओलिवर, लास्की, बर्नस्टीन और सिडनी वेब, ये इसके हैं। और ये आपका क्या बोलते हैं इनका, अगर सातवें का हम आंसर देखते हैं तो जो है ए आंसर इसका सही हो जाए कि धीमापन अवश्यंभावी है। अवश्यंभावी है, ये एक राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये क्या बोलते हैं कि ये प्रजातांत्रिक तरीके से जो है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। और कहते हैं कि मतलब एक क्रमिक सुधार होना चाहिए। क्रमिक सुधार होगा तो धीरे धीरे होगा। तो ये धीमापन एक अवश्यंभावी लक्षण मानते हैं समाज का, राज्य का। फेबियन समाजवादी जो है ऐसा मानते हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसके जो हैं ये आप इसको आप बार बार रट लीजिए कि बर्नस्टीन, लास्की, जॉर्ज ओलिवर, सिडनी वेब, ये जो हैं फेबियन समाजवादी के समर्थक हैं या विचारक हैं। आगे देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि गिल्ड समाजवाद एक मध्य मार्ग है। ऑप्शन ए जनतंत्र एवं समाजवाद के बीच में। ऑप्शन बी है समाजवाद एवं मार्क्सवाद के बीच में। ऑप्शन सी है समूहवाद एवं संघवाद के बीच में। और ऑप्शन डी है मार्क्सवाद एवं राज्य समाजवाद के बीच में। तो जो गिल्ड समाजवाद है एक मध्य मार्ग है किसके बीच में? ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये जो गिल्ड समाज है क्या है? समूहवाद एवं संघवाद के बीच में क्या माना जाता है कि एक ये मध्य मार्ग माना जाता है। समूहवाद एवं संघवाद के बीच का मार्ग माना जाता है। क्योंकि गिल्ड समाजवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसमें श्रमिकों के भिन्न समूह भिन्न उत्पादन गतिविधियों को नियंत्रित करेंगे।
और श्रमिकों के जो समूह होंगे वो शासन व्यवस्था को भी नियंत्रित करेंगे और अपनी कुशलता का प्रयोग जो है उत्पादन के हर क्षेत्र में करेंगे। जो गिल्ड समाजवाद है वो गिल्ड समाजवाद को समूहवाद से ज़्यादा उग्र और संघवाद से थोड़ा नरम माना जाता है, क्योंकि क्या है, समूहवाद में प्रजातांत्रिक तरीके से श्रमिकों के संसद में चुनकर आने श्रमिक सहयोगी कानून बनवाने का पक्षधर है। कौन है? ये जो हमारा समूहवाद है, प्रजातांत्रिक तरीके से ये श्रमिकों को संसद में पहुंचाना चाहता है तथा उसके जो श्रमिक सहयोगी कानून बनवाने के पक्षधर में है, यानी कि श्रमिकों के हित के लिए कानून बनवाना चाहता है। वही संघवाद क्या करता है? संघवाद करता है कि ये पूरी तरह हिंसात्मक तरीके से अपने पावर का यूज करके, हिंसा का यूज करके साधनों का प्रयोग कर और सत्ता में और उद्योगों पर कब्जा जमा लेने का समर्थन करता है। जो संघवाद है वो सत्ता पर और उद्योगों पर कब्जा जमाने की बात करता है। तो ये और जो समाजवाद है ये इन दोनों के बीच का मध्य मार्ग है। जो गिल्ड समाजवाद है इन दोनों के मध्य का जो है एक मध्य मार्ग है, जिसमें कि समूहवाद से गिल्ड समाजवाद को समूहवाद से थोड़ा उग्र, समूहवाद से थोड़ा सा उग्र और संघवाद से नरम मानते हैं। तो अगर इससे थोड़ा ज़्यादा है, इससे थोड़ा कम है, तो बीच का मध्य मार्ग जो है गिल्ड समाजवाद हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदारवादियों के अनुसार अधिकार राज्य की सत्ता को कम करते हैं, अधिकार व्यक्तियों को स्वयं में सर्वोत्कृष्ट बनने में सहायक होते हैं और अधिकार समूह के विरुद्ध व्यक्तियों को सशक्त करते हैं, और अधिकार क्या करते हैं? स्पंदनशील सिविल समाज के आधार की रचना करते हैं। आगे ये आपका कोड दिया हुआ है ये, तो इसको आपको जो है सही कोड चुनकर बताना है। तो ये जो अधिकारों का उदारवादी व्यक्तिगत सिद्धांत है, क्या है? अधिकारों का, ये यहाँ कर देते हैं, अधिकारों का उदारवादी व्यक्तिगत सिद्धांत। ये जो दो लेखक इनके विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुआ। कौन से थे? एक तो आपके जॉन रॉल्स होते हैं, जॉन रॉल्स, और दूसरे हैं रॉबर्ट नाजिक। ये जो हैं इनके विचारों से ये जो उदारवादी व्यक्तिगत सिद्धांत था, अधिकारों का उदारवादी व्यक्तिगत सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। जो रॉबर्ट नाजिक है वो क्या कहते हैं कि मुक्त बाजार, मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद, उदारीकरण तथा न्यूनतम राज्य का समर्थन करते हैं। तो एक तो देखो इन्होंने न्यूनतम जो है राज्य का समर्थन किया, तो एक ये जो कथन आपका सही हो गया कि ये न्यूनतम राज्य का समर्थन करते हैं। और फिर ये क्या आगे कहते हैं कि नॉजिक के अनुसार क्या है? अधिकारों का प्रमुख स्रोत आत्म स्वामित्व के प्राकृतिक अधिकार का नियम है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक साध्य माना जाए। और उनकी पुस्तक का पहला वाक्य है, व्यक्ति के अधिकार होते हैं, अन्य व्यक्तियों और अथवा समूहों को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे इन्हें नुकसान हो। तो देखिए यहाँ पर व्यक्ति को क्या है, जब उसको सर्वोत्कृष्ट बनने में सहायक होते हैं क्योंकि उसको अधिकार दिए गए हैं अपने विकास के, और समूह वो रोक रहा है कि समूह को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि जिससे व्यक्तिगत जो अधिकार हैं उसको हनन नहीं करना चाहिए। तो समूह के विरुद्ध व्यक्तियों को सशक्त बना रहा है, ये भी सही है। और एक स्पंदनशील सिविल समाज की आधार रचना करते हैं। तो ये चारों ही कथन जो है रॉबर्ट नाजिक का एक कथन है, फिर से आप सुन लें कि जो इनका है, अधिकारों का प्रमुख स्रोत आत्मस्वामित्व के प्राकृतिक अधिकार का नियम है। आत्मस्वामित्व जो अधिकारों का प्रमुख स्रोत है वो आत्मस्वामित्व यानी कि ये व्यक्ति को पूरा
अपने ऊपर ओनरशिप दे रहा है, किसी और को अधिकार नहीं दे रहा है। तो क्या कहता है कि ये आत्मस्वामित्व के प्राकृतिक अधिकार का नियम है, के प्राकृतिक अधिकार का नियम है। ये रॉबर्ट नॉजिक बोल रहे हैं और इसका अर्थ बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप में एक साध्य माना जाए और व्यक्ति के अधिकार होते हैं। अन्य व्यक्तियों अथवा समूहों को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे इन्हें नुकसान हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये एक तो राज्य की सत्ता को भी कम करते हैं, व्यक्तियों को स्वयं में सर्वोत्कृष्ट बनने में सहायक होते हैं क्योंकि उसको पूरी आज़ादी देते हैं अपने विकास करने के, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए। और समूह को भी रोकते हैं कि व्यक्तियों को समूह के समक्ष जो है समूह के विरुद्ध सशक्त करते हैं, क्योंकि समूह को रोक रहा है नॉजिक कि उसके जो है स्वतंत्र उसके अधिकारों में विघ्न मत डालो। और ये कुल मिलाकर क्या करते हैं, स्पंदनशील सिविल समाज के आधार की रचना करते हैं। तो आपका जो ये ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ही सेंटेंस सही हैं अगर हम नॉजिक को देखते हैं तो। और ये जो उदारवादियों के ये जो अधिकारों का उदारवादी व्यक्तिगत सिद्धांत है, इसके ये किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, ये आप एक अलग क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। जॉन रॉल्स और रॉबर्ट नॉजिक इन दोनों के विचारों से बहुत ही अधिक प्रभावित है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए एक आंसर यहाँ से आ सकता है। तो आगे 10वां देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया। तो ऑप्शन ए है 1920 में, ऑप्शन बी है 1928 में, ऑप्शन सी है 1940 में और ऑप्शन डी है 1946 में। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसमें द्विराष्ट्र सिद्धांत का इन्होंने क्या किया था, प्रतिपादन किया था। और इन्होंने कहा था कि जो है भारत में हिंदू और मुस्लिम दो राष्ट्र हैं, इन दोनों के रहन सहन, खान पान सभी और मान्यताएं जो हैं अलग अलग हैं, अतः भारत में दोनों का एक साथ रहना संभव नहीं हो पाएगा। और जो इसलिए जिन्ना चाहते हैं कि जो मुस्लिम बहुल इलाकों को पाकिस्तान के नाम से अलग कर देना चाहिए। और इस सिद्धांत के वैचारिक प्रणेता जो हैं कवि इकबाल माने जाते हैं। जो अगर इसका वैचारिक प्रणेता यानी कि जो कवि इकबाल थे यानी कि उनके विचारों में सबसे पहले ये बात आई थी। तो वैचारिक प्रणेता कवि इकबाल थे। और जबकि जो पाकिस्तान नाम के रचनाकार कौन थे, ऑक्सफोर्ड के विद्यार्थी चौधरी रहमत अली थे। चौधरी रहमत अली। तो इन्होंने क्या किया था कि पाकिस्तान शब्द इन्होंने ही दिया था। पाकिस्तान शब्द, पाकिस्तान के रचनाकार जो है नाम का जो पाकिस्तान नाम दिया गया था, इस नाम के रचनाकार थे कौन, चौधरी रहमत अली ये थे। और कवि इकबाल जो है वैचारिक प्रणेता थे, वैचारिक प्रणेता कवि इकबाल थे। चौधरी रहमत अली पाकिस्तान का नाम दिया था इन्होंने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो आपका ये सी आंसर सही हो जाएगा। 1940 में दिया था, लाहौर अधिवेशन में दिया था, ये भी ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 11, भारत के विभाजन का प्रथम संकेत दिया गया, कब दिया गया। ऑप्शन ए दूसरी गोलमेज सभा में दिया गया, ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्तावों में दिया गया और ऑप्शन सी है कैबिनेट मिशन योजना में दिया गया है, ऑप्शन डी माउंटबेटन फार्मूला में दिया गया। तो कब दिया गया आपको बताना। तो इसको देख लेते हैं कि ये जो 1942 में 1942 ईस्वी की जो द्वितीय युद्ध की परिस्थितियों में कांग्रेस और भारतीयों से सहयोग की अपेक्षा में क्या है, विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन भेजा था। किसने भेजा था, विंस्टन चर्चिल। जो विंस्टन चर्चिल थे, इन्होंने क्या किया कि क्रिप्स मिशन भारत भेजा। और क्रिप्स मिशन में क्या है कि ब्रिटेन को जो है थोड़ा सा सहयोग चाहिए था, भारतीयों से सहयोग चाहिए था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो उसने सबकी मन की बात की थी,
कांग्रेस के लिए युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट्स देने का वादा किया था और मुस्लिम लीग के लिए एक अलग राज्य का संकेत देने का प्रथम कार्य इसी ने किया था। तो जो ये क्रिप्स मिशन हुआ, ये इसी ने जो है क्या प्रथम काम किया था कि इसने, क्योंकि ये भारतीयों के सहयोग की जो है उपेक्षा उम्मीद करके ये मिशन जो है विंस्टन चर्चिल ने भेजा था भारत में। तो इन्होंने क्या किया कि सबके मन की बात की, मुस्लिम लीग के लिए अलग राज्य की बात की और कांग्रेस के लिए डोमिनियन स्टेट की बात की, और तो सर्वप्रथम इसी ने अलग राज्य की बात की जो भारत के विभाजन का संकेत दिया। और इसको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। क्या दी थी? पोस्ट डेटेड चेक, ये इसको संज्ञा दी। और फलतः यह मिशन जो है असफल रहा, यानी कि मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग क्या चाहती थी? पाकिस्तान का एक स्पष्ट आश्वासन चाहती थी। उसको अब झोलमोल नहीं चाहिए था, पूरी तरह से उसको आश्वासन चाहिए था कि हमें एक अलग पाकिस्तान जो है राज्य चाहिए। तो मुस्लिम लीग ने भी इसको नकार दिया और जो है हमारी कांग्रेस, इसने भी नकार दिया। तो ये फलता ये मिशन क्या रहा? असफल हो गया। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये बी, क्रिप्स प्रस्ताव में सर्वप्रथम भारत के विभाजन का संकेत मिलता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक व्यवस्था के निवेश कार्य में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए राजनीतिक समाजीकरण, ऑप्शन बी राजनीतिक विकास, ऑप्शन सी हित समूहीकरण, ऑप्शन डी राजनीतिक संचारण। तो जो संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम है, इसके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के निवेश कार्य में कौन कौन से सम्मिलित हैं, पहले ये हम देख लेते हैं। तो इसमें जो है 4 प्रकार के जो है ये निवेश कार्य हैं। एक है राजनीतिक समाजीकरण, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया हित समूहीकरण, तीसरा हो गया राजनीतिक संप्रेषण या राजनीतिक संचारण, आप इसको दे सकते हैं। और चौथा हो गया हित स्पष्टीकरण। चौथा आपका क्या हो गया? हित स्पष्टीकरण। ये आपके जो है 4 निवेश कार्य हैं। 4 निवेश कार्यों में ये चारों जो हैं सम्मिलित हैं। पहला ये हो गया, दूसरा हित समूहीकरण हो गया, राजनीतिक संचारण या संप्रेषण हो गया, और चौथा हो गया हित स्पष्टीकरण। तो जो ये बी ऑप्शन है राजनीतिक विकास, ये जो है निवेश कार्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो अब ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और आगे हम देखें जो निर्गत कार्य है, निवेश कार्य तो ये हो गए चारों आपके जो हमने बता दिए हैं। 3 आपके ऑप्शन में है, 1 ये है। और जो अगर हम क्या बोलते हैं कि निर्गत कार्य को देखते हैं, अगर हम निर्गत कार्य की बात करें तो इसमें भी 3 होते हैं। नियम निर्माण, दूसरा है नियम अनुप्रयोग, तीसरा क्या है? नियम अधिनिर्णय। नियम अधिनिर्णय। तो ये 3 हो गए निर्गत कार्य के अंतर्गत आते हैं नियम निर्माण, नियम अनुप्रयोग, नियम अधिनिर्णय। और अगर हम निवेश कार्य की बात करें, जो संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम के कौन कौन से हैं? निवेश कार्य होते हैं, निर्गत कार्य होते हैं। निवेश कार्य में कौन कौन से आते हैं? राजनीतिक समाजीकरण आता है, हित समूहीकरण आता है, हित स्पष्टीकरण आता है, और राजनीतिक संचारण या संप्रेषण आता है, यानी कि जो उसका फैलाव, विस्तारण। तो राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संचारण और हित समूहीकरण और हित स्पष्टीकरण, ये हो गए निवेश कार्य।
और जबकि निर्गत कार्य में नियम निर्माण, नियम अनुप्रयोग, नियम अधिनिर्णय ये आ गए। और बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये राजनीतिक विकास निवेश कार्य में सम्मिलित नहीं है। आगे देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 15। वह लक्षण कौन सा है? वह लक्षण जो सूची प्रणाली का तो है परंतु एकल संक्रमणी मत प्रणाली का नहीं है। तो ये पूछ रहा है कि ऑप्शन दिया है कि इसमें से जो ऑप्शन दिए हैं सूची प्रणाली का तो वो है लक्षण, लेकिन एकल संक्रमणी मत प्रणाली का नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन ए, वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दोनों है कौन सी? सूची प्रणाली भी है और एकल संक्रमणी जो है मत प्रणाली भी है, दोनों हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत आ जाते हैं। बस इसमें सूची बना करके, सूची प्रणाली में क्या होता है कि सूची बना करके और जो है पूरे देश को एक ही चुनाव क्षेत्र सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंतर्गत रखा जाता है। और जितने भी उसके अंदर मान लिया कि 100 सीट हैं पार्लियामेंट में, तो सभी जो पार्टियां होती हैं उनको 100 कैंडिडेट अपने दिखाने होते हैं प्रेफरेंस बेसिस पर, कि अगर हमको 2 सीट भी मिलती हैं तो हम टॉप से 2 यहाँ से अपनी लिस्ट से टॉप से 2 चीज़ें हम 2 उम्मीदवार उठा करके हम सत्ता में पहुंचा देंगे। लेकिन ये सूची उनको पहले ही डिक्लेयर कर देनी होती है। इस पर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, आप उसको देखें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है आपका पॉइंट है, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है घुमा फिरा करके पूछते हैं। तो सूची प्रणाली में ये होता है। और एकल संक्रमणी में क्या होता है कि इसमें एक कोटा निर्धारित कर दिया जाता है और उस कोटे को जो जितने भी उम्मीदवार होते हैं उस कोटे को उनको पाना होता है। तो इसमें जब कोटा उनको जब तक नहीं मिलता है तब तक जो सबसे लिस्ट मेंबर होता है, जिसको सबसे कम वोट मिले होते हैं, उसके वोट सेकंड प्रेफरेंस बेसिस के आधार पर सबको ट्रांसफ़र होते रहते हैं। और जब कोटा मिल जाता है, फुलफिल हो जाता है, तो जो है फिर जो विजेता होते हैं डिक्लेयर घोषित कर दिए जाते हैं। जबकि सूची प्रणाली में जितने परसेंट सीट वोट मिलते हैं दल को, उतने ही परसेंट जो है पार्लियामेंट में उसको सीट मिल जाती है। तो ये जितना रेशियो, जो वोट का रेशियो जितना मिलता है उसके अकॉर्डिंग उसको सीट मिल जाती है। तो ये तो आपका सही हो गया, क्योंकि इसमें दोनों आ जाते हैं। और इस प्रणाली में बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, तो दोनों में होते हैं। निर्वाचन कोटा होता है, निर्वाचन कोटा प्राप्त किया जाता है। तो हाँ, ये संक्रमणी प्रणाली में जो है निर्वाचन कोटा प्राप्त किया जाता है। और ये पूछ क्या रहा है कि एकल संक्रमणी मत प्रणाली का नहीं है। तो इसमें जो है मत दल को दिए जाते हैं, व्यक्तिगत उम्मीदवार को नहीं। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो सूची प्रणाली है, ये इसमें क्या होता है कि सभी उम्मीदवार ऐसे लिस्ट प्रिपेयर करके दे देते हैं कि ठीक है, हमारे इतने उम्मीदवार, हम जितने उम्मीदवार की वहाँ वैकेंसी होती है लिस्ट पहले ही डिक्लेयर, चुनाव के पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं। और जैसे ही उनको जो है चुनाव हो जाते हैं, चुनाव होने के बाद उनको जितनी रेशियो में सीट मिलती है उतनी रेशियो में वहाँ से जो है उनको सीट मिल जाती है पार्लियामेंट में। मान लिया कि ठीक है, कोई जो है 1000 कहीं जनसंख्या है और 100 वोट पार्लियामेंट में है। तो अब कोई पार्टी है, मान लिया उसने 300 वोट पा लिए 1000 में, तो कितना हुआ? 30% सीट उसको मिल गई। तो 30% सीट का मतलब कि 30 मेंबर यहाँ अपनी लिस्ट से उसने जो 100 मेंबर के नाम दिए थे, क्योंकि 100 सीट हैं तो 100 मेंबर के नाम सभी पार्टी देंगी। तो जो 100 मेंबर के नाम दिए थे उसने, तो ऊपर से 30 को वो निर्वाचित कर दिए जाएंगे, क्योंकि उसको 30 सीट पार्लियामेंट में मिली हैं, तो 30 उसको निर्वाचित कर दिए जाएंगे। इसी तरह से जितनी पार्टी होंगी और जितने उनको जिस रेशियो में वोट मिले होंगे उसी रेशियो में उनको जो है पार्लियामेंट में सीट मिल जाएंगी। और लिस्ट से टॉप टू डाउन लिस्ट चलती है। कैसे चलती है? टॉप टू डाउन चलती है। इसका मतलब होता है कि जितने भी उसको जिस रेशियो में सीट मिलती है, तो कैंडिडेट जो है टॉप से ही उठाएंगे,
प्रेफरेंस बेसिस पर ही लिस्ट वो बनाते हैं और कैंडिडेट सारे टॉप से उठेंगे, टॉप टू डाउन आते आते चले आएंगे। तो मैं आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। और क्योंकि ये कॉन्सेप्ट काफ़ी बड़ा है, इसके लिए मैं इस पर मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है जिस पर कि जितने भी इलेक्टोरल सिस्टम हैं सभी को मैंने सम्मिलित किया है और बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आप इसको पक्का वहाँ पर देखिए जा करके, और आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे और कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं। उस पर से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप पक्का जो है एग्ज़ाम में उसको 100% कर पाएंगे। तो यदि 15 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, आज के लिए इतना ही है। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।